हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम हमारी जो पोएम है अप हिल बाय क्रिस्टीना रोसेटी, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इस पोएम को ऑलरेडी लाइन वाइज रीड करके मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब इस वीडियो में हम सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो पोएम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो आपकी सेकेंड पोएम है स्टे काम यूनिट 2 ग्रीन विले क्लेजर की, इसको भी ऑलरेडी लाइन वाइज रीड करके अपलोड किया जा चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोडेड हैं। दोनों का लिंक मतलब पूरा जो सेमेस्टर 1 है आपका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारे अप हिल के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु डू यू थिंक आर द स्पीकर्स इन दीज लाइन्स। यहाँ पे एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है आपको 4 लाइन्स का। डज द रोड विंड अप हिल ऑल द वे, यस टू द वेरी एंड, और यहाँ पर 2 लाइन्स दी गई हैं। उसके बेसिस पर आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यू हैव टू आंसर देम। लेकिन आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें जो है आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। हु डू यू थिंक आर द स्पीकर्स इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में स्पीकर कौन है। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हु डू यू थिंक द रोड रेफर्स टू, कि जो रोड है वो किस चीज़ की तरफ संकेत देती है, इशारा करती है। कुड मॉर्निंग एंड नाइट बी मेटाफर्स फॉर समथिंग अदर देन डे एंड नाइट, इफ सो व्हाट दे कुड बी, कि जो मॉर्निंग और नाइट मेटाफर्स जो इसमें यूज़ किए गए हैं वो डे और नाइट के अलावा किसी दूसरी चीज़ के लिए भी हो सकते हैं क्या। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स देखते हैं और क्वेश्चंस भी देखते हैं साथ के साथ। हु डू यू थिंक आर द स्पीकर्स इन दीज लाइन्स। अगर आपने पोएम ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको मैंने पोएम में बताया कि इसमें सिर्फ 2 लोग हैं, एक तो ट्रैवलर है और एक गाइड है, मतलब जो उस ट्रैवलर को बता रहा है। तो अब आप खुद ही आंसर कर लोगे जो स्पीकर्स हैं वो कौन कौन है। द ट्रैवलर, एक तो ट्रैवलर है, यात्री है, और दूसरी कौन है, या तो आप क्रिस्टीना रोसेटी कह सकते हो क्योंकि ये पोएम जो है वो क्रिस्टीना रोसेटी की है। तो क्रिस्टीना रोसेटी इज द स्पीकर, इतना भी आप लिख सकते हो। या फिर आप अगर ये लिखोगे ना द ट्रैवलर और द गाइड गॉड, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। शी इज़ आस्किंग द क्वेश्चंस टू द गाइड और गॉड, और वो जो हैं गाइड से क्वेश्चन आंसर कर रही हैं किसके बारे में, क्रिस्टीना रोसेटी। लेकिन ये सिर्फ हम संभावना कर रहे हैं कि क्रिस्टीना रोसेटी वही स्पीकर हैं और वो जो ट्रैवलर है, गाइड है, गॉड से वो मतलब वो खुद ट्रैवलर हैं और वो गाइड और गॉड से जो है क्वेश्चन आंसर कर रही हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर जेंडर का पता नहीं है तो वहाँ पर हमेशा ही का यूज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक द रोड रेफर्स टू, कि आपको क्या लगता है कि जो रोड है वो किस चीज़ की तरफ संकेत देती है, इशारा करती है। द रोड इन अप हिल, जो अप हिल इसका पोएम का नाम है, अप हिल में जो रोड है वो क्या सिंबलाइज करती है। द जर्नी द स्पीकर टेक्स द जर्नी ऑफ लाइफ, उस जर्नी को वो सिंबलाइज करती है जो जर्नी जो है स्पीकर करेगा, मतलब जो यात्रा है जो उसको करनी है। क्वेश्चन 3, गुड मॉर्निंग एंड नाइट बी मेटाफर्स फॉर, मेटाफर्स को हिंदी में बोलते हैं रूपक, जो आपके जैसे सिम्बलीज वगैरह होते हैं ना वो होता है ये। फॉर समथिंग अदर देन डे एंड नाइट, मतलब रात और दिन के अलावा किसी और चीज़ के लिए भी उसे बोल सकते हैं। यस, मॉर्निंग एंड नाइट कुड बी मेटाफर्स फॉर लाइफ एंड डेथ। यस, मॉर्निंग एंड नाइट जो है वो लाइफ और डेथ के लिए जो मेटाफर्स है वो हो सकता है। जो पहले वाले 3 क्वेश्चन है आपके, तीनों का आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि जो हमारा बी पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस ईच, इनका आंसर आपको सिर्फ एक सेंटेंस में देना है, यानी कि 1 लाइन का आंसर करना है। ये आपका 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में आएगा। हु आर द 2 स्पीकर्स इन द पोएम, इस पोएम में 2 स्पीकर्स कौन है। हाउ इज देयर डायलॉग अरेंज्ड इन द पोएम, और पोएम में उनके डायलॉग को किस प्रकार अरेंज किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीकर आस्किंग अबाउट इन द सेकंड स्टेंजा, जो दूसरा स्टेंजा है उसमें स्पीकर किस बारे में पूछ रहा है। ये देखो पोएम का जो सेकंड स्टेंजा है वो ये वाला। पोएम ध्यान से जरूर सुनना, अगर पोएम एक बार सुन लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को खुद से भी ड्राफ्ट कर पाओगे। व्हाट इज द स्पीकर आस्किंग अबाउट इन द सेकंड स्टेंजा, पोएम के सेकंड स्टेंजा में जो स्पीकर है वो किस बारे में क्या पूछ रहा है। हु इज़ वेलकम इन द इन, इन होती है सराय, उसमें जो है वो जो किसका वेलकम किया जाता है, किसका स्वागत किया जाता है, रुकने की जगह, स्थान। तो चलिए बी के तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हु आर द 2 स्पीकर्स इन द पोएम, हाउ इज देयर डायलॉग अरेंज्ड इन द पोएम। द 2 स्पीकर्स इन द पोएम आर ए ट्रैवलर
आस्किंग फॉर डायरेक्शन अलॉन्ग देयर रोड टू कम। इसमें जो दो स्पीकर्स है वो तो एक ट्रैवलर है जो क्या कर रहा है, जो डायरेक्शंस यानी कि जो डायरेक्शन नहीं होते, हम किसी से पूछते हैं कि भाई कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो रोड है जो उसके रास्ते में आने वाली है, जो उसके मार्ग में आने वाली है, उस रोड के बारे में डायरेक्शंस पूछ रहा है। टू सम पर्सन, किसी व्यक्ति से, जो कौन है, वो गाइड है, हु नो द वे, जो जानता है उस रास्ते के बारे में, एंड विलिंग टू शेयर इट, और बताने के लिए, शेयर करने के लिए इच्छुक है, मतलब वो बताना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीकर आस्किंग अबाउट इन द सेकेंड स्टैंजा। जो स्पीकर है वो दूसरे स्टैंजा में क्या पूछ रहा है। द स्पीकर इज आस्किंग अबाउट द इन वेयर ही कैन टेक रेस्ट एट नाइट। जो स्पीकर है वो उस इन के बारे में पूछ रहा है जहां पर वो रात को रेस्ट कर सके। ये देखो मेन बट इज देयर फॉर द नाइट ए रेस्टिंग प्लेस, पूछ रहा है ना कि रात में वहां पर कोई रेस्टिंग प्लेस है, कि जब मैं दिन भर की थकान से अंधेरा हो जाएगा और मैं बहुत थक जाऊंगा तो क्या रात को वहां मेरे आराम करने के लिए कोई इन है, कोई रेस्टिंग प्लेस है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, वो इन के बारे में पूछ रहा है, रेस्टिंग प्लेस के बारे में पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हु इज वेलकम इन द इन, उस इन में किसका स्वागत किया जाता है। इन क्रिस्टीना रोजेटीज पोएम अपहिल, क्रिस्टीना रोजेटी की पोएम अपहिल में एवरीवन इज वेलकम इन द इन, उस इन में हर किसी का स्वागत किया जाता है। आप सिर्फ इतना भी लिखोगे एवरीवन इज वेलकम इन द इन, देन ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो हमारे बी सेक्शन के और ए सेक्शन के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा सी सेक्शन क्वेश्चन देखते हैं पहले। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। ये जो है सी सेक्शन के क्वेश्चंस, इनका आंसर जो है आपको 30 से 40 वर्ड्स में देना है। हाउ इज द जर्नी, यात्रा कैसी है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द जर्नी, और यात्रा के दौरान क्या क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड एक्सपेक्टेशन दैट इज एक्सप्रेस थ्रू द वॉइस ऑफ द स्पीकर। जो एंग्जाइटी होती है, चिंता की, जो चिंता की जो फीलिंग है, भावना है, और जो एक्सपेक्टेशन होती है उम्मीद, दैट इज एक्सप्रेस थ्रू दी, जो स्पीकर की वॉइस के थ्रू एक्सप्रेस की गई है, वो बताओ हमें। देखो एक्सपेक्टेशन मतलब उसको एक्सपेक्टेशन हो रही है ना, वो चिंतित है कि भाई जब मैं थक जाऊंगा, मेरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे कोई जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी सोने के लिए, या मैं आराम करूंगा, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मैं उसे देख ही ना पाऊं, वो जगह मेरी नजरों से ओझल हो जाए, छिप जाए, वो कहीं खो जाए, मैं देख ही ना पाऊं उसे। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एंड ऑफ द जर्नी, इस जर्नी का एंड बताओ। डज दिस इंडिकेट एनी डीपर मीनिंग, क्या ये कोई गहरी फीलिंग को इंडिकेट करता है, संदेश देता है कोई, वाई और वाई नॉट, क्यों देता है और क्यों नहीं देता है। तो चलिए सी सेक्शन के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाउ इज द जर्नी, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा कैसी है और यात्रा के दौरान क्या क्या होता है। द जर्नी अपहिल इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड आर्डुअस, जो जर्नी है वो बहुत ही कठिन है और आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या है, देखो ह्यूमन लाइफ इज एडवर्स एंड फुल ऑफ हार्डशिप। जो ह्यूमन लाइफ है यानी कि जो हमारा मानवीय जीवन है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में रेस्ट नहीं है। पहले पढ़ाई के लिए भाग दौड़, उसके बाद जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए भाग दौड़, बिजनेस चलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, उसके बाद फैमिली लाइफ को संभालना, बच्चों को संभालना, मतलब इन द सेंस क्या कहा गया कि पूरी लाइफ इंसान जो है वो डिफिकल्टीज फेस करता रहता है। आज ये ज़रूरत पूरी करनी है, कल वो ज़रूरत पूरी करनी है, आज इस फेस्टिवल के लिए हमें अरेंज करना है, कल उस फेस्टिवल के लिए। तो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है, कभी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या है, फुल ऑफ हार्डशिप्स, यानी कि कठिन। आर्डुअस का मतलब होता है फुल ऑफ हार्डशिप्स, यानी कि कठिनाइयों से भरा हुआ है जीवन। देयर आर मैनी एरियाज दैट आर अननोन एंड कन्फ्यूजिंग, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, अननोन को एक साथ लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो अननोन है, अननोन मतलब हम उनसे अपरिचित हैं, एंड कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग मतलब वो भ्रमित करने वाले हैं। The traveler is anxious and wants to know what he would encounter on the way, और जो ट्रैवलर है, जो यात्री है, वो चिंतित है कि उसे रास्ते में जो उसकी यात्रा है उसमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। The journey of life is quite difficult, जो जीवन की यात्रा है वो बहुत कठिन है, एंड टायरिंग और थका देने वाली है। Like a mountain climbing, like a mountain climb, एक पहाड़ की चढ़ाई के जैसी। Second question, bring out the feeling of anxiety and expectation that is expressed through the voice of the speaker. The poem Uphill, the traveler asks if he would find comfort and a bed to rest in the inn, as he would be weary and weak from the journey. अपहिल पोएम में जो ट्रैवलर है, जो यात्री है, वो पूछता है कि भाई जो उसको
कि उसको जो है आराम करने के लिए, उसके आराम के लिए कोई जगह मिलेगी या नहीं, रेस्ट करने के लिए कोई बेड मिलेगा कि नहीं उस इन में, एज ही वुड बी वियरी एंड वीक फ्रॉम द, क्योंकि यात्रा से वो बहुत ज़्यादा वियरी मतलब थक जाएगा, एंड वीक और कमज़ोर हो जाएगा यात्रा करके। द गाइड अश्योर्स, और जो गाइड है वो ये भरोसा दिलाती है दैट कि देयर विल बी बेड्स फॉर ऑल, कि उन सब के लिए वहाँ पर बेड होंगे, हुज जर्नी एंड्स एट द इन, कि जिनकी जर्नी वहाँ पे जाके एंड हो जाएगी ना, उन सब के लिए वहाँ पे जो हैं वो बेड्स होंगे। आगे देखते हैं, और इसका एक आंसर और है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ऑप्शनल आंसर है, मतलब दोनों आंसर नहीं लिखने हैं, एक ही लिखना है। द पोएम इज एन एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स दैट कंपेयर्स लाइफ टू ए जर्नी। ये जो पोएम है ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान है क्वेश्चन और आंसर्स का, जो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं लाइफ टू ए जर्नी, जीवन की एक यात्रा से। द जर्नी इज अपहिल ऑल द वे, और जो यात्रा है वो पूरी की पूरी पहाड़ की चढ़ाई है। बट एट द एंड, लेकिन अंत में, इज एन इन, एक सराय भी है, इन है, एक रेस्टिंग प्लेस है, दैट कैन नॉट बी मिस्ड एंड विच हैज ए रूम फॉर एवरीवन, जिसे मिस नहीं किया जा सकता और जिसमें हर किसी के आराम करने के लिए जगह भी है और बेड भी है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एंड ऑफ द जर्नी, इस यात्रा की जो जर्नी है उसका एंड बताओ। डज दिस इंडिकेट एनी डीपर मीनिंग, वाई और वाई नॉट, क्या ये कोई डीपर मीनिंग इंडिकेट करती है? डीपर मीन्स गहरा और गहरा। कॉम्पैरेटिव डिग्री है, देखो 3 डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, लाइक दैट, तो ये डीपर क्या है, कॉम्पैरेटिव डिग्री, और थर्ड वाली जो डिग्री होती है डीपेस्ट वाली वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। आंसर, द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज दैट द पोएम सिम्बोलाइजेज द जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो पोएम है जो वो क्या इंटरप्रेट का मतलब होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, वो व्याख्या करती है, और सिम्बोलाइज का मतलब होता है दर्शाती है, मतलब जो पोएम है वो सिम्बोलाइज करती है, क्या दर्शाती है, कि द जर्नी फ्रॉम बर्थ, जीवन से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को दर्शाती है, उसकी व्याख्या करती है। दी डार्केनिंग स्काई, और जो अंधेरा स्काई है, आसमान है, वो कहता है ना कि जब डार्क हो जाएगा, रात में एकदम अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे वहाँ पे रेस्टिंग प्लेस मिलेगा कि नहीं, वो इन मुझसे खो तो नहीं जाएगी अंधेरे में। स्काई फोर शेडोज द एंड ऑफ लाइफ एंड द इन रिप्रेजेंट द फाइनल रेस्टिंग प्लेस। फोर शेडो का मतलब होता है पूर्वाभास देना, मतलब जो अंधेरा स्काई है वो पूर्वाभास देता है कि जीवन जो है वो अब समाप्त होने वाला है। एंड द इन रिप्रेजेंट, और जो इन है, जो सराय है, वो फाइनल रेस्टिंग प्लेस को रिप्रेजेंट करती है कि भाई अब मतलब आप उसे हेवन कह सकते हो। कंसीडरिंग रोजेटीज रिलीजियस बैकग्राउंड, और रोजेटी के रिलीजियस यानी कि धार्मिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, दिस फाइनल रेस्टिंग प्लेस कुड बी इंटरप्रेटेड एज हेवन, इस फाइनल रेस्टिंग प्लेस को जो है हेवन कहा जा सकता है, यानी कि स्वर्ग कहा जा सकता है। और अगर इतने बड़ा आंसर में कुछ ये लास्ट वाली लाइन्स आपको लिखने में डिफिकल्ट लग रही है तो आप लास्ट की ये जो मैंने एक ऑप्शनल लाइन दी है वो लिख सकते हो। द जर्नी इज अपहिल ऑल द वे बट एट द एंड इज एन इन ए रेस्टिंग प्लेस दैट कैन नॉट बी मिस्ड एंड विच हैज ए रूम फॉर एवरीवन। लास्ट में एक इन है, एक रेस्टिंग प्लेस है जिसे किसी के भी द्वारा मिस नहीं किया जा सकता। आप एक चीज़ ध्यान दो, मैं जो भी आंसर लिखती हूँ ना ऐसे लिखती हूँ कि एक आंसर दूसरे क्वेश्चन में भी फिट हो जाए, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके भी मिलेगा ना तो भी आप बड़ी इजीली उसका आंसर जो है वो लिख पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हमारे फाइनल जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। इसमें फाइनली आपके 2 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग जो 2 क्वेश्चन है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। ये देखिए 2 ही क्वेश्चन है, ये देखिए। What is the journey the traveler is making? Explain the philosophical implications of the journey. कि what is the journey the traveler is making? कि जो ट्रैवलर है वो कौन सी जर्नी, कौन सी यात्रा कर रहा है, ट्रैवलर मतलब यात्री। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस जर्नी, इस यात्रा की जो फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो बताओ। देखो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन समझने के बाद ही आप आंसर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर क्या खाक लिखेंगे। इसलिए हमें वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले हमें बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन को, वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, हमें अपने क्वेश्चन को फर्स्ट अंडरस्टैंड करना, ओनली देन यू ट्राई टू अटैम्प्ट द आंसर। उसके बाद ही आप आंसर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। तो देखो यात्री कौन सी यात्रा कर रहा है और इस यात्रा के दार्शनिक निहितार्थ यानी कि जो दार्शनिक आशय है उसे स्पष्ट करो। अब पहले देखो फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक, ये क्या होता है? दार्शनिक होता है वो व्यक्ति जो प्रत्येक स्थान या फिर जगह जगह घूमकर वहाँ की प्रत्येक वस्तु चीज़ के बारे में जो पर्याप्त, जो सफिशिएंट नॉलेज है और जानकारी है वो रखता हो, उसे दार्शनिक फिलोसफर हम कहते हैं। या फिर
ये हो गया। और इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है आशय। अब आशय क्या होता है? आशय होता है मन की वो इच्छा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ करने के लिए। जैसे कोई अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम मान लो वो कह रहा है कि मैं ना ये दीवार तोड़ देता हूँ, कहीं भाई इतने इम्प्लीकेशन क्या है, तेरे को फायदा क्या है, तेरा क्या आशय इस दीवार को तोड़ने के पीछे कि भाई मुझे ना दीवार के ऊपर से नहीं आना पड़ेगा, मैं फिर सीधे चल के आ सकता हूँ। मतलब उसकी क्राइम के पीछे का इम्प्लीकेशन भी देखा जाता है जब मतलब कोई कुछ गलत करता है। तो यहाँ पर हमें इसका फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस देखने जर्नी के। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है पहले ये भी समझ लेते हैं। एग्जामिन हाउ द मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम एम्फेसाइज इट्स सेंट्रल थीम, कि जो जांच करेगी कविता की जो मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर है यानी कि रूपक संरचना है और इसकी जो स्टाइल है, शैली है, वो इसका जो सेंट्रल थीम है यानी कि केंद्रीय विषय पर कैसे जोर देती है। देखो ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है मेटाफोरिकल से रिलेटेड, आपके सी सेक्शन में भी एक क्वेश्चन आया कि भाई ये एक मेटाफोरिकल पोएम है। तो ये आंसर, ऊपर वाला आंसर थोड़ा छोटा लिखा है और नीचे वाला थोड़ा लंबा है, यानी कि स्टार्टिंग आप दोनों क्वेश्चन की अलग अलग करो और बीच में आप इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा पार्ट उस वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द जर्नी दैट, क्वेश्चन हो गया है। अब आंसर देखते हैं। आंसर अपहिल बाय क्रिस्टीना रोसेटी इज ए फिलोसफिकल पोएम। अपहिल जो है क्रिस्टीना रोसेटी की एक फिलोसफिकल पोएम है, ये एक दार्शनिक कविता है। द जर्नी डिस्क्राइब्ड इन इट इज ए मेटाफर फॉर लाइफ, और जो यात्रा इसमें वर्णित की गई है वो क्या है? वो लाइफ का मेटाफर है, जीवन का मतलब रूपक है। कैसे मेटाफर है? क्योंकि इसमें जो जर्नी है उसे डेथ और लाइफ, बर्थ और लाइफ की जर्नी से, मतलब डेथ और लाइफ की जीवन में क्या क्या अप एंड डाउन आते हैं उससे रिलेटेड है ये। The poem is in the form of a dialogue between a narrator and an unknown answerer। जो पोएम है उसमें डायलॉग्स हैं नैरेटर और अननोन आंसर के बीच में, मतलब अज्ञात। एक जो कविता जो है वो एक कथावाचक, मतलब जो नैरेटर है जो ये कथा सुना रहा है, और एक अज्ञात मतलब एक अननोन जो आंसर देने वाला है उसके बीच में डायलॉग के रूप में है। द जर्नी ऑफ लाइफ इज क्वाइट डिफिकल्ट, और जो जीवन की यात्रा है वो कैसी है? वो बहुत कठिन है। एंड टायरिंग, और थका देने वाली है। लाइक ए माउंटेन क्लाइंब, एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह। द जर्नी अपहिल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आर्डुअस, और जो जर्नी अपहिल है वो कैसी है? वो बहुत डिफ़िकल्ट है और आर्डुअस है। और देखो पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका उसमें भी मैंने सेम लैंग्वेज यूज़ की थी कि जो लाइफ की जर्नी है वो कैसी है? वो आर्डुअस है। नेक्स्ट है आपका देयर आर मैनी एरियाज दैट आर अननोन एंड कन्फ्यूजिंग, और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो हमारे लिए कैसे हैं? वो अननोन है और कन्फ्यूजिंग है। ये देखो जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था वो भी मैंने सेम लिखा है। देखो देयर आर मैनी एरियाज दैट आर अननोन एंड कन्फ्यूजिंग एंड द जर्नी अपहिल इज वेरी डिफिकल्ट एंड आर्डुअस। मतलब आपको हर क्वेश्चन को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। एक क्वेश्चन को समझने के बाद फिर एक आंसर को आप कई क्वेश्चन में एडजस्ट कर सकते हो। द जर्नी अपहिल इज वेरी डिफिकल्ट, वही सेम चीज़ है। देखो देयर आर मैनी, जो हमारे को अननोन है मतलब जो अपरिचित है और जो हमें भ्रमित करने वाले हैं। दी ट्रैवलर, देखो यहाँ पे ट्रैवलर की स्पेलिंग गलत हो गई है। ट्रैवलर की स्पेलिंग ये वाली है, उसमें डबल एल आता है। दी TRAVELLER इज एंक्शियस, मतलब यहाँ पे एक एल और आएगा, जहाँ पे भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से देख के लिख लेना। इज एंक्शियस एंड वांट्स टू नो व्हाट ही वुड एनकाउंटर ऑन द वे, जो यात्री है वो चिंतित है और वो जानना चाहता है कि रास्ते में उसे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, एनकाउंटर करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट द जर्नी अपहिल इज ए मेटाफर फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जर्नी ऑफ लाइफ है वो मेटाफर है। किसके लिए मेटाफर है? अपहिल पोएम जर्नी ऑफ लाइफ के लिए। अब देखो सेम ही क्वेश्चन दूसरे वाला, इसलिए इसके आंसर को 150 वर्ड्स में देना है इसका आंसर आपका, लेकिन मैंने इसे 150 वर्ड्स में नहीं लिखा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप इसमें फिट कर सकते हो। अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जामिन हाउ द मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोएम एम्फेसाइज इट्स सेंट्रल थीम। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है, मतलब पहले भी आ चुका है। मेटाफोरिकल स्ट्रक्चर, दोनों को मिला के आंसर लिख देना। दी पोएम फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डायलॉग और ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जो पोएम है, जो कविता है, वो एक संवाद या फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो उस फॉर्म में है। द ट्विस्ट गिवन बाय रोसेटी ऑफ इट्स बीइंग एन अपहिल जर्नी डेफिनेटली एड्स ए यूनिक एंड इंटरेस्टिंग डायमेंशन टू इट। रोसेटी ने इसे एक कठिन यात्रा का जो मोड़ दिया है वो निश्चित रूप से इसमें एक अनूठा और दिलचस्प आयाम जोड़ता है। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, डायमेंशन मतलब आयाम, क्या करता है? यूनिक, यूनिक मतलब एकदम अनूठा। Thus the uphill journey that the poet describes reflects both।
इसलिए जो अपहिल जर्नी है, जो पोएट जो हमारी है रोजेटी, क्रिस्टीना रोजेटी, उन्होंने जो डिस्क्राइब किया इस पोएम का, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? बोथ द नेवर एंडिंग स्ट्रगल, मतलब कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष, स्ट्रगल्स मतलब संघर्ष इस जीवन के, ऑफ दिस लाइफ, एंड द चैलेंजेस दैट वन एनकाउंटर्स इन वंस क्वेस्ट फॉर अचीविंग हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म, मतलब वो इस जीवन के कभी ना खत्म होने वाले संघर्षों को और स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता और मिस्टिसिज्म मतलब रहस्यवाद के जो उच्च स्तर के, जो हाई लेवल है, उसको प्राप्त करने की खोज में आने वाली जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उन दोनों को दर्शाता है। देखो मिस्टिसिज्म, हमारी लाइफ भी एक मिस्टिसिज्म है। इवन लाइफ को छोड़ दो, अभी आप एग्जाम देते हो उसके बाद वो भी आपके लिए एक मिस्ट्री, हम पास होंगे कि नहीं, हमारे कितने परसेंटेज आएंगे, हमारे अच्छे परसेंटेज आएंगे कि नहीं, कम आएंगे कि नहीं, तो क्या है, हमारी लाइफ भी तो एक मिस्ट्री है हमारे लिए, हर अगला पल एक मिस्ट्री है हमारे लिए। These question answers could possibly be between two people or it also be within the mind of the poet itself। ये जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, ये संभवतः पॉसिबली दो लोगों के बीच हो सकते हैं, या फिर जो पोएटेस है, जो कवियत्री है क्रिस्टीना रोजेटी, उनके मन के भीतर भी हो सकते हैं। वेयर शी इज एक्सप्रेसिंग हर क्वेरीज, जहाँ पर वो मतलब उसके मतलब जहाँ पर वो क्या कर रही है, वो अपने मन के जो उसके जो प्रश्न हैं उनको एक्सप्रेस कर रही है, उनको व्यक्त कर रही है। एंड दे आर बीइंग आंसर्ड फ्रॉम विद इन हर सेल्फ, और वो उसके खुद के भीतर से ही आंसर किए जा रहे हैं। द क्वेश्चनिंग रिवील्स द इनर हार्ट, जो क्वेश्चनिंग है वो इनर हार्ट जो मतलब अंतर मन है, एंड माइंड ऑफ द पोएटेस, POETE। देखो जो जेंट्स पोएट है उनके लिए पोएट लगाते हैं, और जो लेडीज पोएट हैं उनके लिए पोएटेस लगाते हैं, लेकिन अननोन की तरह यहाँ पे लिखा है। The questioning reveals the inner heart and mind of the poet where there is a deep uncertainty regarding her belief। जो मतलब ये प्रश्नोत्तर है, वो कवियत्री जो है, हमारी जो पोएटेस हैं, उनके आंतरिक हृदय और मस्तिष्क का मतलब पता चलता है। Where there is a deep uncertainty regarding her beliefs, जहाँ उसके विश्वास को लेकर गहरी अनिश्चितता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। रिगार्डिंग हर बिलीफ, उसके जो विश्वास है, उसका जो भरोसा है, उसको लेकर। यट, तो भी देयर इज ए स्ट्रेंज पैराडॉक्स, तो भी वहाँ पर क्या है, एक मतलब एक अजीब टाइप का पैराडॉक्स है, मतलब एक विरोधाभास है। पैराडॉक्स होता है मतलब विरोधाभास है, एक अजीब किस्म का। विद इन हर सेल्फ आर ऑल द आंसर, उसके भीतर ही सब आंसर हैं। दैट कैन काम द रेजिंग डाउन, जो उसके उठते हुए मतलब जो भी डाउट्स, जो संदेह उसके मन में उठते हैं, जो उग्र संदेह उसके मन में उठ रहे हैं, उनको खुद ही शांत कर सकते हैं। सो इसलिए द पोएम कुड वेरी वेल बी एन इंटरनल डायलॉग रिकॉर्डेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर ट्रैवलर्स। देखो यहाँ पे भी ट्रैवलर की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। ऑन द जर्नी ऑफ फेथ, इसलिए कविता जो है वो आस्था की यात्रा पर अन्य यात्रियों के लिए, मतलब जो दूसरे ट्रैवलर्स हैं उनके लाभ के लिए उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। मतलब क्रिस्टीना रोजेटी के मन के अंदर ही क्वेश्चन है, मन के अंदर ही आंसर है, लेकिन जो दूसरे ट्रैवलर्स हैं उनको इस जीवन की यात्रा में हेल्प मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको रिकॉर्ड किया है। Through it, the poet seems to say that it is common to experience doubt, but if one looks deep enough, faith will supply all the answers that one needs along the way। यानी कि इसके माध्यम से जो कवियत्री हैं, जो पोएटेस हैं, वो ये कहते हुए प्रतीत होती हैं कि संदेह का जो अनुभव होना है, मतलब जो डाउट्स होना है, वो तो एक आम बात है, लेकिन बट इफ़ वन लुक्स डीप इनफ, लेकिन यदि कोई गहराई से देखे, फेथ विल सप्लाई ऑल द आंसर, तो जो विश्वास है वो उन सभी उत्तरों की आपूर्ति करेगा, वो सभी आंसर्स दे देगा दैट वन नीड्स अलॉन्ग द वे, जो एक व्यक्ति को रास्ते में आवश्यकता होगी। आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज बेसिकली दैट लाइफ इज हार्ड एंड फुल ऑफ चैलेंजेस। इस पोएम का जो थीम है वो क्या है, मूल रूप से कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो फुल ऑफ चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स है। फुल ऑफ चैलेंजेस मतलब वो चुनौतियों से, कठिन चुनौतियों से भरा हुआ है। बट पीपल, लेकिन जो लोग हैं, एनी हाउ फाइंड देयर वे टू रेस्ट, लेकिन जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो किसी भी तरह आराम करने और कुछ समय के लिए टू रेस्ट, आराम करने, एंड थिंक फॉर सम टाइम के लिए कुछ रास्ता ढूंढ ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। एंड दैट प्लेस वेयर दे अलाउ देयर बोन्स टू रेस्ट इज द अपहिल, और वो जगह जहाँ वे अपनी हड्डियों को आराम देते हैं, बोन्स, वो कौन सी जगह है, वो है अपहिल, यानी कि वो पहाड़ की चढ़ाई है, वो है चढ़ाई। मतलब पूरे लाइफ की जर्नी हम बर्थ से लेके मृत्यु तक जीते हैं और फाइनली इनमें जाके हम रेस्ट करते हैं।
ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक क्वेश्चन का आंसर नीचे वाले का कंप्लीट है, लेकिन ऊपर वाले के आंसर को नीचे वाले के साथ कनेक्ट करके आप लिख सकते हो। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही, अगर और भी लैंग्वेज चेंज करके कोई और क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसका आंसर भी आप बना के लिख पाओगे। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं आपके अपहिल पोएम के। इससे काम के ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर्स के आंसर चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K Sai को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।